अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन हाइब्रिड वॉरफेयर सीरीज़। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है उसने कौन कौन से मेथड से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर की है और उसकी मैनिफेस्टेशंस हम देखेंगे, जो मीन्स है या वेज़ हैं वो देखेंगे, और कुछ इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और रेमेडीज़ जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 3 होगा। सो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं जी कि की अप्रोचेज़ यूज्ड बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। बाय द वे, ये जो सारा डाटा है ये आपको इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर में मिल जाएगा। की अप्रोचेज़ यूज्ड बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान में हम बात करते हैं। पहले तो डिप्लोमेटिक मनूवर्स हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। प्रोजेक्ट पाकिस्तान एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, इन मोर स्पेसिफिकली इन द इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और सेकेंडली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, किस तरह से वेस्ट की लॉबिंग करके उनके बहुत सारे जो NRIs हैं बाहर रहते हैं वो वेस्ट की लॉबिंग करते हैं और उनको कहते हैं जी कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, ये है वो है। तो पब्लिक डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ की इंडिया ने। और ये सारा कुछ हम नहीं कह रहे, ये EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है इंडियन क्रॉनिकल्स, ये उधर से लिया गया है कि जी वाकई इंडिया ने ये सारा कुछ किया है और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने खुद ब खुद कर दिया है या लोगों ने दे जस्ट डिड इट आउट ऑफ देयर विम्स। दिस वाज अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस वाज अ डायरेक्टेड कैंपेन। सो इट डेफिनेटली कम्स अंडर hybrid warfare of one state against another, that is India against Pakistan। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, FATF और IMF को किस तरह से यूज़ किया या प्रेशराइज़ किया। तो इंडिया को अगर आप देखें तो जी ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ आप उसकी देख चुके हैं, 5th बिगेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं वो ऑलरेडी। तो उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है और वो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है। दे वांट टू एक्सप्लॉइट द बिगेस्ट मार्केट, दैट इज़ वाई अमेज़ॉन वेंट इनटू इंडिया कि जनाब इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे हम अमेज़ॉन लॉन्च करेंगे, इसी तरह एप्पल है या दूसरे हैं वो लॉन्च करेंगे, तो उससे फ़ायदा बहुत होगा। बिज़नेस कंसर्न्स जो हैं वो बहुत सारे एड्रेस हो जाते हैं आपके, सही है जी। और दूसरा फैक्टर है जी कि NRIs जो वेस्ट में रहते हैं, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा क्लाउट है, इन्फ्लुएंस है। NRIs होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो जो कि बाहर रह रहे होते हैं, हम उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहते हैं, वो उनको NRIs कहते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि परसुएडेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, और उसका नतीजा हमें देखने को मिलता है कि जनाब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया 2018 में, और पाकिस्तान को मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा 2019 में, ठीक है जी। 18 में FATF, 19 में IMF के पास, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस चल रहा था। तो जब भी हम IMF के पास जाते हैं, दे डू नॉट सिंपली गिव अस लोन्स, दे पुट अ लॉट ऑफ हार्श कंडीशंस ऑन पाकिस्तान के आपने ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स भी करनी है और इसके अलावा आपको ये हमारी बात माननी पड़ेगी। हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके गवर्नर भी IMF के कहने पे हमने लगाया था, उनका गवर्नर लगाया था, ताकि तो दिस इज़ बेसिकली अ ब्रीच ऑफ सॉवरेंटी और या कंप्रोमाइज़ ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कि हम इतने मजबूर हो गए थे कि इंडिया की इस वॉरफेयर की वजह से कि वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सॉवरेंटी और सॉवरेन डिसीजंस दैट वी हैड टू गो फॉर IMF's बेल आउट पैकेज, ठीक है जी। IMF प्रोग्राम इज़ नाउ सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, ट्रू है जी। इसके बाद है जी मीडिया वॉर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा की गई है। फंडिंग लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया, इसके अलावा फेक न्यूज़ चलाई गई जनाब, फिर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और 750+ आउटलेट्स थी जिनमें न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जनरल वेबसाइट्स हैं इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए, और मीडिया हाउसेस हैं। ये सारा कुछ जो है ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के साथ आपने कोई 110 या 117 कंट्रीज़ में तकरीबन चलाई, और पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा आपने टार्निश कर दिया ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 15 ईयर्स, 2005 या 4 से लेकर 2020 तक। और 2020 में ही ये EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सारा कुछ हमें पता चलता है, ठीक है जी।
और सपोर्ट फॉर बलोच इंसर्जेंसी और टेररिज्म इन कराची, ये भी सारा किया है मीडिया के थ्रू। जनाब जो इंडियन मीडिया, आप वहाँ पे अगर उनके बयानात सुनते हैं या तज्ज़िये सुनते हैं तो वो अक्सर लगे होते हैं जी कि बलोचों को आज़ादी दें, कराची में ठीक नहीं हो रहा, ये है वो है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं कि इंडिया आपके साथ है, एक बहुत बड़ा मुल्क आपके साथ है, आपके साथ वाकई ज़्यादती हो रही है और ये पाकिस्तान आपका सगा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा है, ये लोकल अनरेस्ट को फ़रोग दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है मीडिया भी ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। फिर आते हैं जी इंटरनल इंस्टेबिलिटी, किस तरह कॉज की इंटरनल इंस्टेबिलिटी इंडिया ने पाकिस्तान में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा था, वो क्या क्या करता था जी, उसने मर्सिनरीज हायर किए हुए थे बलूचिस्तान में लोगों को मरवाने के लिए, आइदर पॉलिटिकल लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स, किसी को भी मरवा दिया। मर्सिनरीज कहते हैं कातिलों को या किराए के कातिल जो होते हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या है जी कि फिर इंस्टेबिलिटी आएगी, फिर ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर होगी, इंडिया साइड पे रहेगा, पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। ठीक है। सेकेंडली किलिंग्स ऑफ हज़ारा कम्युनिटी पीपल, हज़ारा कम्युनिटी के जो लोगों के मर्डर हुए हैं। अब इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि डेफिनेटली कुछ कत्ल जो हैं वो पाकिस्तानियों ने भी किए हैं, या जो इधर की मेजॉरिटी थी उन्होंने भी किए हैं। दे हैड देयर डिफरेंसेस और व्हाट्सएवर क्या उसको कहते हैं इनटॉलरेंस थी उस साइड पे, तो उन्होंने भी किए हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हाथ कुलभूषण यादव और इंडिया का भी है कि उन किलिंग्स के पीछे उसने मर्सनरीज भी भेजे, उनको पे भी किया, सारा कुछ। ठीक है, और ये सारा कुछ इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान मेड अ केस इन फ्रंट ऑफ ICJ व्हेन कुलभूषण यादव वाज प्रेजेंटेड देयर, तो ये सारा कुछ साबित हो गया, इसलिए उसकी सज़ा कम नहीं थी हुई। फिर आता है जी कि ऑर्गेनाइज्ड एथनो सेक्टेरियन वायलेंस इन कराची, कुलभूषण यादव साहब इसमें भी मुलविस थे। और इंटरनल इंस्टेबिलिटी के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो अर्नाब गोस्वामी का आपको स्कैंडल पता ही है, व्हाट्सएप लीक्स के जो पुलवामा है उससे 2 दिन पहले की उसकी व्हाट्सएप लीक्स थी, और उस वक्त पता चल रहा था कि हमला होगा पुलवामा में और ये सारा होगा, इतने सारे फ़ौजी मारे जाएंगे। तो इट वाज अ बिग क्वेश्चन ऑन इंडिया कि जनाब इंडिया एक्चुअली खुद ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है ताकि लोकल इमेज बिल्ड किया जाए कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करवाया है या जिहादीज़ ने ये किया है, और फिर हमें मौका मिल जाए कि हम रिटेलिएट कर लें, या ऐसे ही माचो मैन बन के हमने बालाकोट स्ट्राइक करनी है जी, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। बाय द वे उसमें भी इंडिया को सेटबैक ही हुआ, 2 प्लेन भी गिरवा लिए, और जनाब अभिनंदन साहब जो है वो चाय पी के भी गए थे यहाँ से। तो इट वाज ऑल देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है जी। फिर है जी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, 5th पॉइंट हमारे इस टॉपिक का। तो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग क्या है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो एक तो इलेक्शन से पहले कि उस वक्त वायलेंस आप कॉज करना शुरू कर दें, लोगों के दरमियान में हेट स्पीच या हेट सेंटिमेंट्स प्रोड्यूस करें, या फिर इलेक्शंस के दौरान लोगों को जो है ना इंटॉलरेंस की तरफ ले जाएं कि ये ठीक नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे वायलेंस करना शुरू कर दें, ये वो सारा कुछ। तो हमने देखा है कि वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। या फिर पोस्ट इलेक्शंस जो है उस वक्त आप कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना शुरू कर दें जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके बारे में केस स्टडी भी आपके सामने ही है कि 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे तो इमरान खान साहब उसके रिज़ल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था, और एक बहुत बड़ा धरना, बहुत लंबा धरना दिया डी चौक में 126 दिन का। और वो कब जाकर ख़त्म हुआ, वो 16 दिसंबर को जब हमला हुआ अनफॉर्चुनेटली APS अटैक, तो उस वक्त ख़त्म हुआ। तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके सिक्योरिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। भाई धरना इतनी देर से आप दे रहे हैं, ठीक है जी, तो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और फेडरल गवर्नमेंट सारों का कंसर्न उधर आ गया कि मेजर हमने इनको कर्टेल करना है, इनको ज़रा संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुई, और जो दुश्मन है वो APS पे अटैक करके चला गया, और 150 से ज़्यादा बच्चे 130-32 बच्चे मर गए, और 150 से ज़्यादा टोटल शहीद हुए। ठीक हो गया। तो इसका बहुत ज़्यादा ब्लेम जाता है इमरान खान को भी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी करती हैं इस चीज़ पे। इसके पीछे इंडिया भी है कि इंडिया किस तरह स्पॉन्सर कर सकता है, या इंडिया किस तरह प्रोपेगेंडा करके यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवा सकता है। आगे आते हैं जी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान। कौन कौन से इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को जो इस वक्त चल रहे हैं।
और सबसे पहले है बैड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, FATF का प्रोग्राम है जिसमें से ग्रे लिस्ट में हमने निकलना है। इसके अलावा IMF का प्रोग्राम, अभी बड़ी मुश्किल से हमें नेक्स्ट बेल आउट पैकेज की किस्त मिली है। सेकेंडली डीलिंग विद मीडिया वॉर एंड प्रोपेगेंडा, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। डिफेंडिंग अगेंस्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मतलब कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके साथ हमारे सिफारती राब्ते हैं वो टूटने नहीं चाहिए। इंडिया की तो बहुत कोशिश है कि हमारा उनसे डिस्टेंस हो जाए, हम उनसे साइड पे हो जाएं या हमारी उनसे दोस्ती ना रहे, लेकिन हमें उनके साथ हाथ बढ़ा के दोस्ती ही रखनी है। फिर फोर्थ पॉइंट है जी कि डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द परपेट्रेटर्स इनसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं या फिर हेट स्पीच करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट स्पीचेस होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो हमारे इधर उधर ही सोसाइटी में घूम रहे होते हैं जस्ट लाइक अस, लेकिन जब वो फिर बंद कमरों में या प्राइवेट मीटिंग्स में जाते हैं तो फिर वो ऐसे जहर उगलते हैं कि वो कई दफ़ा सामने आ जाता है, कई दफ़ा नहीं आता, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर है जी डिफेंडिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, सारे दैट इज़ रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस जो कि LOC के अक्रॉस फायरिंग करती हैं उनके साथ भी हमें डील करना पड़ेगा, ये भी एक इशू है। स्पेशल फोर्सेस जो हैं जैसे कुलभूषण यादव है वो स्पेशल फोर्सेस का मेंबर है, उसके साथ भी इसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स या जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, स्पेसिफिक मर्सिनरीज वगैरह, उनके साथ भी डील करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे लिए चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए रेमेडीज़ क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान काम करके इन सब से अच्छी तरह निपट सकता है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।